नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक्शन में आ चुकी है। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कई निर्देश जारी कर दिए। सीएम ने कहा स्कूल में बच्चे 50% क्षमता के साथ आएंगे और ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने की भी अपील की। इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि स्कूल जाने के लिए छात्रों को परिजनों की मंजूरी लेनी होगी और जब परिजन चाहेंगे तभी बच्चे स्कूल जा सकते हैं। इसके अलावा शादी समारोह पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन समारोह पर प्रशासन सख्त जरूर नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने में विदेश से लौटने वाले लोगों की दोबारा जांच होगी और आपको बताते चले मध्य प्रदेश में पिछले 50 दिनों में 506 नए केसेस सामने आ चुके, जिनमें से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बैठक के बाद शिवराज सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के विदेश में फैलने की सूचना मिली, इसलिए हमने मध्य प्रदेश में सतर्कता के लिए कुछ निर्णय लिए। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के साथ ही कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं। सीएम ने यह भी बताया है कि एमपी के 2 शहरों भोपाल और इंदौर में ही कुछ पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। हालांकि इनकी संख्या इतनी नहीं है कि डर लगे, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जागरूक रहें, मास्क लगाएं, यथासंभव दूरी बनाकर रखें, जरा भी लक्षण दिखे तो तुरंत टेस्ट कराएं। रायपुर की बात करेंगे अब। धीरे धीरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। रविवार को पूरे प्रदेश में 12,996 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। इसमें से 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिविटी दर जो है 0.23% रहा है। गनीमत रही है कि कोरोना संक्रमण से किसी की भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में 4 जिले हैं, आपको बताते चले, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 0 हो चुकी है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, सुकमा, नारायणपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 0 है। प्रदेश के 16 जिलों में आज एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। जसपुर, राजनांदगांव, बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद, बेमेतरा, मुंगेली, कोरिया, कबीरधाम, सूरजपुर और इसके साथ साथ कोंडागांव, बीजापुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, सुकमा, नारायणपुर जिले में आज एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो प्रदेश में आज तक 2,64,75,460 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश में अब तक वैक्सीन का पहला डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या 1,73,35,485। दूसरा डोज लगवाने वालों की संख्या आपको बताते चले 51,39,975। तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोरोना की नई तीसरी लहर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य में तीसरी लहर ना आए, इसके लिए मैं हर दिन सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश के सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसके लिए मैं हर दिन भगवान से विनती करता हूं कि राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम के दौरान, आपको बताते चले, मंत्री ने यह बयान कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान एक भी अब कोरोना मरीज ना दे, प्रदेश में अब कोई संक्रमित ना हो और ना ही कोई लहर आए, इसके लिए मैं हर दिन याचना करता हूं। दरअसल आपको बताते चले, राजगढ़ जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ करने पहुंचे थे और इस शुभारंभ को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान जब मंच से उन्होंने ये बात कही तो वहां मौजूद लोग एकदम से हक्के बक्के रह गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम के मंच से कहा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कई साथी मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल की स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमने कई जगह पर कोविड अस्पताल बनवाए। भोपाल, बुधनी, मंडीदीप, मंडला, बीना में अनेक जगह अस्पताल बनी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब ईश्वर से प्रार्थना यही है कि मध्य प्रदेश में कोई संक्रमित ना मिले और ना कोई लहर आए। हर दिन उठकर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें और किसी तरीके की कोई लहर उनके सामने ना आए, क्योंकि जितना हमने भुगता है, लोगों के लिए प्रयास किए, रात और दिन, कभी कभी तो रात भर सोते नहीं थे हम लोग, जब पता लगता था कि किसी अस्पताल में बस 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है और वो खत्म होने वाली है, तो कहां से ऑक्सीजन आखिर अस्पताल में पहुंचाई जाए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। तो वहीं रायपुर में आपको बताते चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मिनोचा पेट्रोल पंप के सामने आधी रात बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार
आपको बताते चले कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी है, जिसमें से एक युवती की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। होटल ट्राइटोन में आयोजित मिस छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता से भाग लेकर 2 एक्टिवा पर आपको बताते चले डीडी नगर सेक्टर 4 निवासी 3 सगी बहनें रसिका पटेल, रूपल पटेल और रितिका पटेल अपनी सहेली नीता सिदार के साथ होटल से इवेंट खत्म होने पर घर जाने के लिए निकली थी। वे सर्विस रोड से हाईवे पर निकले थे और इसी दौरान तेलीबांधा से वीआईपी चौक की ओर से तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक सवार 2 युवकों फैजान और लकी विनोदिया को टक्कर मारी और उसके बाद युवतियों की दोनों एक्टिवा को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई। मौके पर पहुंची तेलीबांधा थाना पुलिस ने सभी गंभीर घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने नीता सिदार को मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वेरना कार इतनी तेज थी कि टक्कर मारने के बाद तीनों सगी बहनें और बाइक सवार युवक काफी ऊंचाई तक ऊपर उछलकर सड़क पर गिर गए। तीनों सगी बहनों का निजी अस्पताल में अभी इलाज जारी है, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आपको बताते चले घायल युवकों को मेकाहारा रेफर कर दिया गया है। तेलीबांधा थाना पुलिस ने आरोपी कार चालक सोनिक बग्गा को गिरफ्तार कर लिया है और कार जब्त कर ली है। आगे की कार्रवाई मामले में की जा रही है। तो इस साल भी राज्य सरकार धान की खरीदी करने जा रही है। सरकार ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। धान खरीदी के दौरान किसी तरीके की किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए भी आपको बताते चले निर्देश जारी कर दिए गए। संभावना जताई जा रही है कि समय सीमा के अंदर धान खरीदी का निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। धान खरीदी को लेकर लगातार तैयारियों का दौर जारी। संबंधित विभागों ने इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना बना रखी है। किसी भी धान खरीदी केंद्र में किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए। धान खरीदी केंद्रों पर धान बेचने आने वाले किसानों के लिए पानी, बिजली बेचने की व्यवस्था की गई। फास्टेस्ट बॉक्स भी आपको बता चले उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट और कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल 105 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताते चले पिछले साल लगभग 92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी सूबे में की गई थी। मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में एक बार फिर 42 हाथियों के समूह ने दस्तक दे दी है। हाथियों के समूह की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में आ चुके हैं। आपको बताते चले हाथियों के आसपास के इलाके में मौजूदगी से किसानों को उनके फसल के नुकसान की चिंता अब सताने लगी। वहीं हाथियों की आमद के बाद से वन विभाग की टीमें मौके पर तैनात कर दी गई। हाथियों की हर हरकत पर नजर रखा जा रहा है और आपको बताते चले ग्रामीणों को हाथियों के पास जाने से मना कर दिया गया। मरवाही वन मंडल में एक बार फिर 42 हाथियों के समूह ने दस्तक दे दी। ये हाथियों का समूह कोरिया जिले के खड़गवा परिक्षेत्र से मरवाही इलाके में पहुंचा है। देर रात ये समूह आपको बता चले मगुरदा इलाके में पहुंचा था। हाथियों का दल अभी वन परिक्षेत्र मरवाही बीट गुल्ली हांड और इसके साथ कुछ क्रमांक 1483 गुल्ली डांड परिसर में विश्राम कर रहा था। हाथियों की रिहायशी इलाके के पास मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में आ गया। हाथियों के मरवाही वन मंडल में आने की सूचना के बाद वन कर्मचारी मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रहे थे, तो दूसरी ओर ग्रामीणों को हाथियों के नजदीक जाने से रोक दिया गया। तो वैसे तो हमेशा ही नवंबर के अंत तक राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज होने लगती है, लेकिन इस बार अभी तक ठंड ने अपने तीखे तेवर नहीं दिखाए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नवंबर की शुरुआत में हवा का रुख लगातार उत्तरी बना रहने से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में दक्षिण भारत में आपको बताते चले उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं। हवाओं के साथ आई नमी मध्य प्रदेश तक आ रही है और इससे बादल बन रहे हैं, जिस वजह से रात के तापमान में गिरावट नहीं हो पा रही। इस तरह की स्थिति 50 साल में पहली बार देखने को मिली। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा था। वहीं न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वर्तमान में हवा का रुख बीच बीच में दक्षिणी भी हुआ है और इससे आपको बताते चलो न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो रही।
29 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में अंडमान के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके अलावा 30 नवंबर को अरब सागर में भी एक चक्रवात बनेगा। इसके प्रभाव से हवाओं के साथ नमी आने के कारण 29 नवंबर से प्रदेश में बादल छाने के आसार हैं और इसके चलते रात के तापमान में और बढ़ोतरी होने लगेगी। पिछले 50 साल में आपको बताते चले पहली बार दक्षिण भारत में सक्रिय मानसून के कारण मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा। तो सूबे के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगेव चौकी स्थित कटहा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो चुका है, जहां युवक समेत बच्ची और उसकी मां की पानी में डूबकर जान चली गई। ये दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची का इलाज कराने के लिए महिला अपने भतीजे के साथ बाइक से गंगेव के लिए निकली थी। रास्ते में पुल के ऊपर मिट्टी पड़े होने के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई और तीनों पुल से नीचे जा गिरे। लिहाजा पानी में डूबने से तीनों की मौत बताई जा रही है। और जानकारी ये भी है कि कटहा गांव निवासी रेणु विश्वकर्मा अपनी 7 साल की बेटी अंशिका विश्वकर्मा का इलाज कराने अपने भतीजे पीयूष विश्वकर्मा के साथ बाइक में गंगेव गांव के लिए निकली थी। दोनों देर शाम करीब 6:30 बजे के आसपास गंगेव से निकले थे और कुछ ही दूर जाने के बाद रास्ते में एक पुल के ऊपर मिट्टी पड़ी होने के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई, जिस वजह से बाइक सवार तीनों लोग एक बड़े नाले में जा गिरे, जिसमें डूबने से तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए एक एक कर तीनों शवों को बाहर निकाल लिया। पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए गंगेव अस्पताल शवों को भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अब पूरे घटना की जांच कर रही है। चलिए जबलपुर की बात करते हैं। जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 18 नवंबर को एक महिला दिल्ली होते हुए जबलपुर पहुंची थी। इसके बाद से वह लापता है। आपको बताते चलें, दिल्ली से भोपाल और जबलपुर तक अब हड़कंप मच चुका है। जानकारी के मुताबिक महिला 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट से जबलपुर आई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक महिला का पता ही नहीं चल पाया। अभी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी महिला की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं एयर इंडिया महिला संबंधी जानकारी जल्द ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से शेयर करने का आश्वासन दे दिया गया है। इधर जबलपुर जिला प्रशासन ने महिला की तलाश के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। और इस समय आपको बताते चलें, पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चिंता बढ़ चुकी है। डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। साउथ अफ्रीका सहित कई देशों में इस वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। यही वजह है कि विदेशों से आने वाले हर यात्री की मॉनिटरिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सैंपल लिए जा रहे हैं। जबलपुर जिला प्रशासन को पता चला था कि 18 नवंबर को साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना की एक महिला जबलपुर पहुंची है। तो शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल में क्या हाल है, इसकी बानगी डिंडौरी जिला में देखने को मिली, जहां जिला चिकित्सालय से पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को 5 महीने की बच्ची का शव मोटरसाइकिल पर ले जाना पड़ा। मृत बच्ची बैगा जनजाति परिवार से बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज और केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के तमाम दावे करते हैं। वहीं आदिवासी बहुल्य डिंडौरी से आई ये तस्वीरें मानवता को शर्मसार करती हैं। मृतक बच्ची आपको बताते चले मात्र 5 महीने की है, जिसे बीते दिनों एक टीका लगा था। बैगा परिजनों का आरोप है कि बच्ची के शव को उनके द्वारा गोयरा गांव से बाइक में ही लाया गया था और पोस्टमार्टम करवाने के बाद बाइक से ही गोद में ले जाना पड़ा। 2 डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम तो कर दिया गया और इस दौरान डिंडौरी पुलिस भी रही, लेकिन किसी ने शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया। मृतक के परिजनों को शव को जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर बाइक से लेकर जाना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने भी सुध नहीं ली। बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक जाहिर नहीं की, ऐसा परिवार का आरोप। तो मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस सब के बीच धार पुलिस ने जिले की विवादित सेंट टेरेसा जमीन मामले में मुख्य आरोपी सुधीर दास, विवेक तिवारी और सुधीर जैन सहित कुल 28 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में लंबे समय से 225 करोड़ की जमीन का मामला चल रहा था। आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से कोर्ट को भी गुमराह किया था। जमीन आपको बताते चले 100 साल पहले
लीज पर ली गई थी, लेकिन फर्जी दस्तावेजों से आधार पर संचालकों ने जमीन को अन्य लोगों को बेच दिया। रविवार को धार पुलिस ने सेंट टेरेसा जमीन मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस पंजीकृत कर लिया है, जिसमें सुधीर दास, एडवोकेट विवेक तिवारी, सुधीर जैन को मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि इस मामले में कुल 28 लोगों को आरोपी बनाया गया है। धार एसपी आदि प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि 225 करोड़ की बेशकीमती जमीन के मामले में रविवार सुबह प्रकरण पंजीबद्ध कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों को उनके घर जाकर गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित एक होटल में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। शाम होते ही शहर के लोग इस होटल में पहुंचकर जाम छलकाने लगते हैं। खास बात यह है कि इस बड़े होटल में कई महीनों से अवैध शराब परोसी जा रही थी और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। न ही आबकारी विभाग को रोजाना शाम होते ही इस होटल में शराब परोसने का पता चल पाया। शाम होते ही आपको बताते चले होटल में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है और रात तक ये होटल पूरी तरीके से ग्राहकों से भर जाता है। जहां देर रात तक लोग जाम छलकाते हुए नजर आते हैं। हर टेबल पर शराब रखी रहती है और स्टाफ खाना परोसता है। शहर के बड़े बड़े लोग इस होटल में आकर शराब पीने के साथ साथ जायके का भी लुत्फ उठाते हैं। इस बड़े होटल में कई महीनों से अवैध शराब पिलाई जा रही है और इसकी जानकारी न ही आबकारी विभाग को और न ही पुलिस को। जबकि मुख्य राजमार्ग पर यह होटल संचालित हो रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं इस होटल को संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते अवैध रूप से शराब पिलाने का काम जोरों पर।